तो आज हम चला रहे हैं एमजी की मैजेस्टर। ये आपको 4x4 और 4x2 दोनों ऑप्शंस में देखने को मिलती है। मेरे साथ ये दोनों कलर्स खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मेरे राइट साइड में जो है ग्रे कलर है, मेरे पीछे वाइट कलर खड़ा है। टोटल ये 4 कलर में आती है। 4x2, 4x4, 6 सीटर, 7 सीटर सारी ऑप्शंस में आपको अवेलेबल है। प्राइसिंग जो है वो हमारा अजम्पशन है कि 40 से 45 लाख रुपए के बीच में रहेगी। टॉप मॉडल में भी 50 लाख भी क्रॉस कर सकता है, जो इसका 4x4 वाला सेवी वेरिएंट जो आएगा, जिसमें सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगा, आपको मसाज की ऑप्शंस मिलेंगी, जिसमें आपको सारे मल्टीपल डिफरेंशियल लॉक्स मिलेंगे। टू बी प्रिसाइज यहाँ पर ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा 10 से ज़्यादा ड्राइव मोड्स, आपको टेरेन मोड जिनको हम कहते हैं, वो देखने को मिलते हैं। प्लस आपको यहाँ पर जो कैपेबिलिटी ये कार देती है वो इसके कंपटीशन में कोई भी कार नहीं देती है। इंडिया की पहली D+ SUV जो है सेगमेंट की ये गाड़ी है। तो मैं नीचे डायमेंशंस जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगा। अगर हम फॉर्च्यूनर की भी बात करें, वो भी इसके सामने अगर खड़ी हो तो हल्की सी आपको थोड़ी छोटी लगेगी। उसके अलावा बात करें तो इस गाड़ी में आपको सिर्फ डीजल वेरिएंट मिलता है। डीजल में आपको 2 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज जो है डीजल इंजन मिलता है, जिसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 215 PS की पावर और 478 न्यूटन मीटर टॉर्क देती है। इसके डिटेल में हम बात करेंगे जब ड्राइव करेंगे। उसके अलावा मैं आपको कई सारे फीचर्स, इसके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है या इसकी मसाज से रिलेटेड है, वेंटिलेटेड सीट्स है, सीटिंग कंफर्ट है, AC किस तरीके का है, इसकी मैन्यूवरिंग किस तरीके की है, ब्रेकिंग कैसी है, एक्सेलरेशन कैसा है, वो सारी चीज़ें हम ड्राइव में बात करेंगे। तो आइए टाइम ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं ड्राइव रिव्यू से। ड्राइव स्टार्ट कर दी है MG मैजेस्टर की, और सबसे पहले मैं जो इसकी फील की बात करता हूँ, कंफर्ट की बात करूँगा। गाड़ी के अंदर कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पॉन्जी सीट्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतनी गर्मी में जहाँ 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, वहाँ पर आपको अंदर कंफर्ट पूरा मिलेगा, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। और वेंटिलेटेड सीट्स जो है आपको एक ऑब्वियसली इतनी गर्मी में काफ़ी राहत पहुंचाती है। नॉर्थ इंडिया में मोस्टली गर्मियां रहती हैं, तो वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो गुड टू हैव नहीं, वो एक मस्ट हैव फीचर्स बन गया है। और इस लेवल की गाड़ी में जहाँ पर आपको एक ठीक ठाक आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फीचर तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस इसमें आपको मसाज सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। मसाज सीट्स में मानता हूँ कि चलिए आज भी हम उसको गुड टू हैव बोल सकते हैं, मस्ट हैव नहीं है। बट इसका जो मैंने मसाज एक्सपीरियंस किया है, 8 मोड्स मिलते हैं मसाज के आपको, और वो ड्राइव करते हुए एक अच्छा फील देते हैं, बट ठीक है। और दूसरा स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस वगैरह अच्छा है। सेंटर कंसोल थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, जिसकी वजह से आपकी जो ये लेफ्ट लेग है ना, वो हल्की आपकी लगातार इसके साथ टच रहेगी। जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कि जब आप थोड़ा सा पैर को, जैसे कहते हैं ना कि पसर के बैठने की जब कोशिश करेंगे, तो आपको ये फील होगा कि यहाँ पर कोई चीज़ अटक रही है। तो ये एक थोड़ा सा है ड्रॉबैक, नहीं कह सकते, डिज़ाइन फ्लॉ आप इसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें आपको ड्यूअल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। प्लस स्पेस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा खासा स्पेस जो है, 2 कप होल्डर मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आपको ये है कूल्ड ग्लव बॉक्स कूल्ड यहाँ पे आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस मिलता है, तो वो काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप चाहें तो ये ग्लास जो कप होल्डर्स हैं वो भी निकाल भी सकते हैं, तो एक अच्छा खासा बड़ा स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी फिलहाल अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो मैंने अपनी काफ़ी बड़ी बॉटल एक इसके अंदर रखी हुई है। इतनी बड़ी 1 लीटर की बॉटल है और इसकी काफ़ी अच्छी मोटाई है। आगे जो व्यू है वो व्यू मुझे बोनट का एंड ऑलमोस्ट दिख रहा है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो एंड होता है ना, जो एज पॉइंट होता है बोनट का, वो हल्का सा विजिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी सीट काफ़ी ऊंची ऊपर भी कर रखी है, और उसके बाद भी मुझे एक अच्छा आइडिया हो रहा है। ग्लास व्यू अच्छा है, उससे व्यू काफ़ी अच्छा आता है। लेफ्ट टू राइट जो है आप पूरी रोड जब आप देख सकते हैं कि सामने हम इस टाइम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं, तो एक अच्छा आपको जो है व्यू मिलता है। 12.3 इंचज़ के आपको 2 क्लस्टर्स मिलते हैं, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक डिजिटल क्लस्टर। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। एक चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही ऑपरेट करनी होती हैं, जो वाइल ड्राइविंग आप शायद अवॉइड करेंगे, बिकॉज आपका ध्यान जो है कहीं ना कहीं भटकता है। एक चीज़ जो मैंने भी फ़िलहाल काफ़ी R&D के बाद निकाली, वो ये कि अगर मुझे ड्राइव मोड चेंज करने हैं ना, तो यहाँ पर मोड बटन पे मुझे कंटिन्यूसली क्लिक करके रखना पड़ेगा। वहाँ से फिर मैं यहाँ पे इसके जो ड्राइव मोड्स वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अगेन कोई फिजिकल बटन नहीं है जहाँ से मैं इसके ड्राइव मोड जो है इको स्पोर्ट्स नॉर्मल में कर सकूँ, बिकॉज एक बार तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैंने इस चीज़ को स्टडी किया था कि इसमें ड्राइव मोड्स हैं, बट ड्राइव मोड का कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा है। टेरेन मोड सारे मिल रहे हैं, बट नहीं, टेरेन मोड्स भी हैं, ड्राइव मोड्स भी हैं, प्लस आपको ट्रिपल जो है डिफरेंशियल लॉक वाला भी, उसके सारे फिजिकल बटन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 लो वगैरह आपने लगाना है, 2 हाई लगाना है, 4 हाई लगाना है, ऑटो मोड पे रखना है, CCO मोड पे लेके जाना है, मैं बात करूंगा उसके बारे में भी। लेकिन सारे फिजिकल बटन्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन
स्पेसिफिकली मोड्स जो ड्राइव मोड्स हैं वो चेंज करने का बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग मोड्स भी है इसमें, स्टीयरिंग मोड्स भी अगेन जो है आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में जाके सेट करना पड़ेगा। मसाज के ऑप्शंस आपको जाके करने पड़ेंगे। ORVMs IRVMs के जो कई सारे कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे करने पड़ेंगे। वो मतलब कुल मिला के एक ऐसी चीज़ है जो आप शायद एक साइड लगा कर ही चेक करेंगे। यहाँ पैसेंजर साइड जो बैठा है वो यहाँ चेंज करेगा। ये हो गया। बाकी डिजिटल क्लस्टर काफ़ी क्लीन है, बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है टू बी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको यहाँ पर वो दिखता रहता है कि आप किस मोड वगैरह पे चला रहे हैं, कौन से मोड इस टाइम आपने जो अप्लाई किया हुआ है, स्पीड वगैरह क्या है, RPM वगैरह किस तरह की है। ठीक है, 8 स्पीड आपको इसमें टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। डीजल में ये गाड़ी आपको सिर्फ अवेलेबल है, पेट्रोल में अवेलेबल नहीं है। 2 लीटर का ट्विन टर्बो आपको डीजल इंजन यहाँ पर देखने को मिलता है जो 215 PS की पावर और 478 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। ठीक है, टॉर्क की कोई कमी नहीं है, पावर की कमी नहीं है। आप जब इसको हाईवे पे एक पंजा दबाते हैं तो इंजन रिस्पॉन्ड करता है। साउंड ज़रूर आपको कैबिन के अंदर सुनने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद आएगी, कुछ लोग कहेंगे कि यार थोड़ी सी अनोइंग है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, योर चॉइस। मुझे ये ठीक लगा। दूसरी चीज़, स्टेयरिंग काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टेयरिंग का साइज़ वगैरह ठीक है। बहुत एक होता है ना कि बहुत बड़ा स्टेयरिंग साइज़ है या फिर बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से आपको जो अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, अच्छा जो है स्लिम शेप में है। लेदर रैप्ड आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मिलता है। बटन सारे यहाँ पर मिल जाते हैं, जो एडास लेवल 2 के जो फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल के ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सारी चीज़ें बटन में मिल जाएंगी। एक चीज़ जो मुझे लगी, जो मैं ड्राइव करके जब आ रहा था, तो अभी तकरीबन जो हम वीडियो बना रहे हैं, मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं नहीं भी तो 150 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ इस कार को। तो 30 से 40 किलोमीटर कल चलाई थी, 100 किलोमीटर के ऊपर आज चला चुका हूँ। तो 150 किलोमीटर चलाने के बाद जब इसको आप 120-130 लेके जाते हैं तो हल्का सा आपको एक वाइब्रेशन फील होगी। स्पेसिफिकली वो वाइब्रेशन फील आपके क्या कहते हैं एक्सेलरेशन पैडल पे भी फील होगी, एक्सपीरियंस होगी। और जो आप फिजिकली उसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग पे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। 120 पे जब आप जाएंगे आपको दिखेगा पर्टिकुलर प्रिसाइसली कि स्टीयरिंग हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, गाड़ी कंट्रोल में रहती है, आपके पूरे मैन्यूवरिंग काफ़ी जो है कंट्रोल में रहती है। आपको ये नहीं लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी जा रही है या ऐसा कुछ है कि भाई अब थोड़ा स्पीड कम कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक मुझे चीज़ जो लगी वो मैंने आपको बताया कि हल्की सी वाइब्रेशन हो रही थी। लेकिन उसके बाद हम इसको 150 भी लेकर के गए हैं, वहाँ पर काफ़ी स्टेबल थी गाड़ी। जो तो जितनी मतलब नॉर्मल हम इस सेगमेंट की गाड़ियों को देखते हैं 150-160 जब आप लेके जाते हैं, उतना ये आपको कॉन्फिडेंस दे रही थी। बट येस, उसके ऊपर जाने की हिम्मत हमारी नहीं हुई कि मैं इसको 160 से ऊपर लेके जाऊँ। ये भी एक जो है एक फैक्ट है इसका। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो अभी फिलहाल मैं 70 की स्पीड पे मैं थोड़ी सी एक्सेलरेशन का आपको थोड़ी एक्सेलरेट करके दिखाता हूँ। 70-80 में ये D6 D7 पहुँच जाता है, लेकिन D7 से D8 पर्टिकुलरली ना ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी फिलहाल ये 80-90 पे है और D8 पहुँच चुका है, यानी कि 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि 80-90 की स्पीड में ये D8 पहुँच चुका है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है वो है RPM। इस टाइम में आप RPM देखिए, RPM इसका 1.5 है, यानी कि 1500 RPM में ये आपकी 90 की स्पीड पे चल रही है। थोड़ा सा और एक्सीलरेट करते हैं, एक बेंच मार्क रखते हैं 100 की स्पीड का, वहाँ देखते हैं कि कितनी RPM पे ये जाती है। ये देखिए, अब मैं इसको 100 पहुँच चुका हूँ और 100 की स्पीड पे भी ये 1.7 पे है। यानी कि अगर हम बात करें कि इतनी भारी गाड़ी है, इतने वेट के साथ ये कार है, 2 लीटर का आपको ट्विन टर्बो इंजन इसमें मिलता है जो पावर उसको पूरी दे रहा है, वहाँ पर भी ये RPM जो है वो 1.7 1.8 के बीच में ही रख रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं कि माइलेज ये आपको हाईवे पे पर्टिकुलरली तकरीबन 12 से 13 की माइलेज ये निकाल के दे देगी। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हैं 400-500 किलोमीटर तो 12, 13, 14 में आराम से पहुंच जाएगी। सिटी में स्पेसिफिकली ये आपको माइलेज थोड़ी कम देगी, सिंगल डिजिट में इसकी माइलेज जा सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ये कार लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं माइलेज कितनी है, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया कि ये सिंगल डिजिट में ही रहेगी वहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको मैनुअल मोड भी मिलता है जिसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। और पैडल शिफ्टर पे आप बिलीव कीजिए मुझे चलाने में बहुत मज़ा आया। जनरली जब मैं कोई भी ऑटोमेटिक कार चलाता हूँ ना तो मैं पैडल शिफ्टर्स अवॉइड करता हूँ, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अगर आपने ऑटोमेटिक गाड़ी ली है ना तो आप फिर उसको ऑटोमेटिक ही रहने दो। मैनुअल चलाने का फिर क्या ही मतलब है अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं। बट एक स्लाविया जो हमने स्कॉडा स्लाविया चलाई थी और एक ये मुझे अभी जब मैं इसको मैनुअल पे करूँगा मैं दिखाऊंगा, तो मुझे इसमें ना काफ़ी मज़ा आया इसको पैडल शिफ्टर में चलाने पे। लेट मी कि मैं इसको मैनुअल पे कर देता हूँ। ठीक है, जब ये मैनुअल पे मैंने कर दिया इसको, और मैनुअल में भी आपको ये 8 स्पीड ही मिलता है।
ठीक है, अभी M8 पे चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये डाउन शिफ्टिंग अप शिफ्टिंग जो है ये ऑटोमेटिकली कर देता है। एक स्पीड के बाद अगर आप इसमें शिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है अप शिफ्ट कर देगा आपके गियर बॉक्स में। और अभी तो खैर हम एक स्पीड में है तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसकी शिफ्टिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिटी मोड में मैं स्पेसिफिकली आपको बताता हूँ कि सिटी मोड में जहाँ पर हम कई बार क्रॉलिंग मोड पे चल रहे होते हैं, कई बार 30-40 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसका जो डाउन शिफ्टिंग अप शिफ्टिंग करते हैं ना, बहुत एक्यूरेटली करता है, कोई लैग कोई डिले आपको इसमें नहीं मिलता है। और यू फील लाइक कि आप सच में एक जो है एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जैसे मैं हर बार एक पैडल शिफ्टर को करता हूँ एक वीडियो गेम से, कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, तो एक वीडियो गेम वाली फील आती है कि आप जो है उसके क्लिक करते ही आपको ये रिस्पॉन्ड करता है। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी हम लोग साइड में रुके हुए हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे थे, तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको उसका 360 डिग्री कैमरा व्यू दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से सामने देखिए मैजेस्टर जा रही है, स्काई का कलर वगैरह देखिए एकदम एक्यूरेट आ रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। दिन के टाइम पे स्पेसिफिकली कलर अच्छे आते हैं, रात में भी मैंने देखा था कलर ओके हैं। एक बार रियर कैमरा भी दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से व्यू आ रहा है, ठीक है। डायनेमिक लाइन्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, और ये डायनेमिक लाइन्स भी जो है इसका जो सेंसिटिविटी है वो क्लोजअप और डिस्टेंस की वो आप जो है इंफोटेनमेंट के थ्रू सेट कर सकते हैं यहाँ पर व्हीकल सेटिंग्स में जाके, ठीक है। ये 360 डिग्री कैमरा हो गया। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा लेफ्ट साइड में, जैसे ही आप इसका रिवर्स गियर डालते हैं तो वो देखिए आप देख सकते हैं कि इसका जो ORVM है वो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है, यानी कि आपको जब रिवर्स करने के टाइम पे नीचे देखना होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसे कोई जो है ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है गाड़ी के बीच में जो आपकी कार को नुकसान पहुंचा सके। एंड स्पेसिफिकली कोई छोटा बच्चा या कोई जानवर नहीं है जिसकी वजह से आप जब गाड़ी बैक कर रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो मिरर है वो नीचे होता है। जैसे ही आप इसको वापस ड्राइव मोड पे डालेंगे या पार्किंग मोड में लाएंगे तो वो अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है जिस पे आपने ORVM सेट किया हुआ है उस पे आ जाएगा। इसका आयरवेम बताऊँ, इस आयरवेम आपको ऑटो टिमिंग आयरवेम मिलता है जो आपको कुछ इस तरह से शेप है, ब्रेजलेस नहीं है, कुछ इस तरह से LED लाइट्स आपको मिलती हैं। रात के टाइम पे इसकी ब्राइटनेस ओके है। बाकी यहाँ पे जो आपकी मून रूफ है, पैनोरामिक सनरूफ, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट जो आपको मिलता है वो भी यहाँ से आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। दूसरा जेस्चर कंट्रोल भी इसमें आपको टेल गेट में देखने को मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो ओवरऑल मैं बताऊँ ना, यहाँ पे जो अगर आप इसका स्लाइड वगैरह करते हैं उसकी भी फील ओके है। बहुत ज़्यादा अभी बाहर तो गर्मी ठीक ठाक है, अंदर हमने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और ये गर्म भी नहीं होता है। तो जनरली हमने देखा है कि जैसे इनकी जो विंडसर वगैरह आती है उसमें ये जो व्यू उसकी खैर स्क्रीन भी बड़ी है, वहाँ पर थोड़ा वो ज़्यादा हीटअप हो जाती है जिसकी वजह से कई बार लैग करती है। यहाँ पर ऐसा कोई मुझे अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। दूसरा जो आपके AC जो वेंट्स हैं उसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है जिसकी वजह से एयर फ्लो काफ़ी अच्छा आ रहा है। एक चीज़ ये है कि आपको इसमें 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, ड्राइवर अलग, पैसेंजर अलग, और पीछे आपको जो सेकंड रो थर्ड रो के लिए एक सिंगल AC अलग मिलता है। फ्लो जो एयर फ्लो है, आगे का एयर फ्लो काफ़ी अच्छा है, पीछे का एयर फ्लो जो मैंने देखा है जो आपको यहाँ पर ऊपर मिलता है देखने को, उसमें हल्का सा मुझे लगा कि थोड़ा एयर फ्लो कम है। ऑब्वियसली वो जो जितना आप जो उन्होंने स्पेस बना रखा है उस हिसाब से ही आएगा, बट स्टिल यहाँ पर सेंटर में आपको यहाँ पे AC कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, AC की जो आपकी फ्लो की जो स्पीड है मेंटेन कर सकते हैं। बट स्टिल वहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमम भी करके देखा है, वो उतना इफेक्टिव नहीं जितना फ्रंट में है। फ्रंट में काफ़ी अच्छा है। 11-12 बजे के आसपास शूट कर रहे थे, 40+ टेम्परेचर था। जो गाड़ी के अंदर जो टेम्परेचर था वो AC काफ़ी इफेक्टिव था, जो मेरा मेन मुद्दा जो है वो बताने का, तो वो अंदर इसमें टेम्परेचर AC काफ़ी इफेक्टिव था। तो आपको जितनी मर्जी गर्मी होगी विद इन 5 मिनट्स जो है कैबिन का टेम्परेचर मेंटेन कर देगा। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑटो वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स वगैरह सब मिल जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं जैसे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं एक थोड़ी सी चीज़ जो मुझे लगी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। पहले थोड़ी सी स्पीड इसकी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे ही आप 120 के आसपास जाते हैं तो अब जैसे हम लोग तो बहुत सारी कार चलाते हैं तो हमें पता रहता है 120 के बाद ना जो स्टीयरिंग का आपका फील है ना वो एकदम रॉक सॉलिड हो जाता है। यहाँ पर हल्का सा मुझे वैसा ना वो वाला फील नहीं आया कि स्टीयरिंग जाम हो गया पूरा। जब आप इतनी स्पीड पे चलते हैं तो वहाँ पर स्टीयरिंग आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आपका टच जो कार के साथ जो कांटेक्ट है वो स्टीयरिंग के थ्रू आता है। तो जब आप स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं तो वो कार आपको स्टीयरिंग के थ्रू कॉन्फिडेंस देती है कि भैया आपके पूरे कंट्रोल में हूँ मैं। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हल्की सी लग रही है कि 120 पे ना स्टीयरिंग हल्का सा उतना जो है वो जैम पैक्ड नहीं है, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली कम स्पीड हाई जब आप 40-50 पे चलाते हैं और 100 पे चलाते हैं तो हल्का फुल्का तो वेट गेन करता है, लेकिन जितना एक्चुअली में करना चाहिए उतना नहीं आता है, ठीक है। दूसरी चीज़, कार के सस्पेंशंस बहुत बढ़िया हैं। हम क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको ऑफ रोडिंग की है और अभी ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं हमने इसको कहीं से भी कुदाया है, कहीं भी इसको मिट्टी में चलाया, बहुत कुछ किया है
और इनफैक्ट हमने फुटपाथ ही पूरी क्रॉस करा दी थी, जो ठीक ठाक जो 5-7 इंच के आसपास की थी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कोई फुटपाथ ही क्रॉस कराई है। वो सस्पेंशन बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप हाई स्पीड पे होते हैं तो एक 100-120 के आसपास की स्पीड पे ना सस्पेंशंस को थोड़ा सा स्टिफ होना पड़ता है। अब ये कई कार्स में, महिंद्रा की हम कार्स की बात करें या और कई कार्स में बात करें, तो वहाँ पर जो ऑटो सस्पेंशन टेक्नोलॉजी की वजह से सस्पेंशंस ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट होते हैं कि कहाँ पर स्टिफ होना है, कहाँ पर उनको माइल्ड होना है। अब यहाँ पर सस्पेंशंस आपके माइल्ड ही रहते हैं। तो अगेन 120 की स्पीड पे जहाँ आप एक्सपीरियंस, जब आपको एक सेफ्टी नॉर्म की वजह से या वैसी स्टेबिलिटी की बात करें तो आपको स्टिफ सस्पेंशंस चाहिए होते हैं हाई स्पीड पे, वहाँ पर ये थोड़ा सा लैग करता है। वहाँ पे आपको लगता है कि यार सस्पेंशन ना अभी भी काफ़ी माइल्ड है, अभी उसकी वजह से गाड़ी 120-130 पे कई बार वॉबल भी करती है। अब जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, अब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ना वैसे ही हल्का सा बम्पी है, जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है वैसे ही बम्पी है, और इसके बम्पी होने की वजह से यहाँ पर सस्पेंशन और ज़्यादा आपको हल्का हल्का झूलता हुआ आपको फील होगा। लेडर ऑन फ्रेम है, बट लेडर ऑन फ्रेम अगर आप यही दूसरी गाड़ियाँ चलाएंगे ना, आप फॉर्च्यूनर छोड़ दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ स्कॉर्पियो एन भी चलाएंगे ना, वहाँ पर भी लेडर ऑन फ्रेम होने की वजह से आपको इतना बम्पी फील नहीं होगा। मैं यहाँ पर उसकी नेगेटिव नहीं गिना रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि सस्पेंशन थोड़े से और बेटर हो सकते थे। बट यही सस्पेंशन आपके बहुत अच्छे काम करते हैं जब आप खराब रोड्स पे उतरते हैं, फिर आपको फील होता है कि यार मज़ा आ गया, मतलब आपको कोई गड्ढा किसी तरह की कोई ठहक या कोई ऐसी अंदर जो है वो बम्प फील नहीं होता है किसी भी स्पीड में, नॉर्मल स्लो स्पीड में भी और हाई स्पीड में भी। बाकी आई होप जो मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ, आप मेरी बात समझ पाए होंगे जो चीज़ सस्पेंशन की है। अच्छा, इसके साथ कंपनी आपको एक और चीज़ देती है जिसका उन्होंने 555 करके एक फार्मूला हमें दिखाया था, लॉन्च के टाइम पे बताया था। एक तो 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी आपको इसमें मिलती है, ठीक है, प्लस आपको 5 ईयर्स की अनलिमिटेड आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलती है। तीसरा 5 आपको लेबर फ्री सर्विसेज मिलती हैं फ्री। तो एक ये 555 फार्मूला जो है इसके साथ आपको मिलेगा, और वो मिलेगा सिर्फ पहले 3000 कस्टमर को। तो इसकी बुकिंग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, जब हमने पहला वीडियो डाला था तभी से बुकिंग स्टार्ट हो गई थी। तो आप 41,000 दे के इसकी बुकिंग कर सकते हैं। प्राइसिंग अभी आउट नहीं हुई है, बट फिर भी हम लोगों ने जो एजम्पशन है वो आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बता दी थी। तो कुल मिला के ये इसका एक ड्राइव एक्सपीरियंस रहा जो मैंने जो भी फील किया, गुड और बैड, प्रॉज एंड कॉन्स, वो सब आपके साथ शेयर किया। आई ऑलवेज ट्राई टू बी कि मैं बायस ना रहूँ, अनबायस जब ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करूँ कार के जो पॉजिटिव नेगेटिव, बिकॉज एक कॉस्ट आप पे कर रहे हैं मेरे एक ड्राइव रिव्यू के एक्सपीरियंस के ऊपर, आप एक डिसीजन ले रहे हैं, और वो डिसीजन एक जो है वो एक लैक्स में है, मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट है आपकी, जो कईयों के लिए एक लाइफ टाइम ड्रीम रहता है कि हम इस लेवल की गाड़ी लेंगे। तो मेरा हमेशा ओपिनियन ये रहता है कि मैं आपको एक जो है सही एडवाइस करूँ कार को लेके। थ्रू आउट जो एक्सपीरियंस था ड्राइव का मैंने आपके साथ शेयर किया। 150-200 किलोमीटर गाड़ी हम 200 किलोमीटर चला चुके हैं। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कि जहाँ पर आप एक कार को ठीक से आइडेंटिफाई कर पाएँ कि वो गाड़ी आपके लेने लायक है कि नहीं है। मैं अगर इस कार को नंबर दूं तो मैं तकरीबन इसको 7.5 के आसपास दूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बाकी सारे फीचर्स तो पूरे हैं। फीचर्स भी अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि शायद मैंने अभी भी आपको जितनी लंबी लिस्ट है उसमें कई फीचर्स नहीं बता पाया हूँ, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हम भी कोई रट के बात नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो उसमें थोड़ा सा आपको इंजन की जो, हालांकि स्मूथनेस पूरी है, पावर में आपको थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावर मिलती, तो ये अपने साइज़ को, अपने ओवरऑल डायमेंशंस को जस्टिफाई कर पाता। ठीक है, बाकी इसका माइलेज वाइलेज हमने अभी इसका टेस्ट नहीं किया है, बिकॉज उतनी देर के लिए हमारे पास गाड़ी नहीं थी। 150-200 में मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि 11-12 की माइलेज आपको आराम से मिल जाएगी, सिटी में आपको सिंगल डिजिट में मिलेगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई और क्वेश्चन हो जो आप मैजेस्टर से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, इसकी कोई कैपेबिलिटी या कोई ऐसा फीचर जो मैं मिस कर गया हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे मैंने मेंशन कर दिया। प्लस अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा अगर वो आपके कोई क्वेश्चन जेन्युइन रहेगा तो मैं उसका आंसर करूँगा। बाकी अगर कोई ऐसी गाड़ी लेने की प्लान कर रहा है आपका कोई फ्रेंड, या आपको उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।